नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में रासायनिक बलगतिकी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। अब हमारे पास है उससे अगला वाला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया की दर। हम रासायनिक अभिक्रिया के दर की बात करने से पहले कुछ बात करना चाहते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसका हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं और हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। उस टॉपिक का मतलब समझ में नहीं आता है कि उस टॉपिक में क्या चीज है। तो डिग्रियां तो हो जाती है, लेकिन जब वो खुद पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ती है और पुस्तकों में जो लिखा रहता है उसको उसी रूप में बता देते हैं। आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए आपके पास जो टॉपिक है या आपके पास डाटा क्लियर होना चाहिए। 99 या 99 नहीं कहें, अगर कम से कम कहूं तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रट्टा मारने का काम करते हैं। तो यहाँ रट्टा मारने की प्रक्रिया नहीं चलती है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हर टॉपिक पे अपना दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे नहीं है कि जो बोल दिया वो हो, ठीक है, परीक्षा में ऐसा आएगा और ऐसा लिखना है। अपनी तरफ से भी कुछ दिमाग लगाएं और हर टॉपिक को प्रैक्टिकल के रूप में उसको समझें। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने इतनी बात कर ली थी। एक एक शब्द को लेकर चलना है, एक एक शब्द को क्लियर करना है, तो ही आप नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस को क्लियर कर पाओगे। और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। हमने लिया था सर्प, लिया था पानी में, सर्प को घोल दिया था, फिर एसिड मिलाया था, उसमें उबाल देखा था हमने, दूध लिया था उसमें छाछ मिला दिया था, दही बना दिया था, लोहा लिया था उसमें जंग लगा दी थी। ये सब प्रक्रिया हमने देख ली थी। अब रासायनिक अभिक्रिया, इसकी बात हो गई थी कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है। अब बात करें दर। दर का मतलब क्या होता है? दर मतलब कि स्पीड, गति। तो हमने उसमें 3 प्रकार देखे थे कि कुछ अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, कुछ अभिक्रिया मंद गति से होती है और कुछ अभिक्रिया मीडियम, यानी कि ना अधिक तीव्र गति से और ना ही अधिक मंद गति से। तो हम इसमें यही देख रहे हैं कि ये किस पर निर्भर करती है अभिक्रिया। अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, उसकी बात करें हम। क्या ये किसी बाहरी पदार्थ पर निर्भर करता है या सांद्रण पर निर्भर करता है या उसकी तनुता पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है उसकी बात करें। तो चले हम इस टॉपिक पे कि अभिक्रिया की दर क्या होती है। कोई भी अभिक्रिया की जो गति होती है, उसका जो वेग होता है, उसकी स्पीड होती है, वो उसके सांद्रण पर निर्भर करती है। सांद्रण क्या होता है हम समझो उसको एक प्रैक्टिकल के तौर पे। जैसे हमने पानी लिया तो बोलेंगे कि ये तनु है। उसके बाद में उस पानी में हमने कुछ
थोड़ी सी शक्कर मिला दी, तो जैसे 1 लीटर पानी लिया उसमें इतनी सी शक्कर मिला दी 100 ग्राम, तो पानी में शक्कर घुल जाएगी, तो पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में भी गाढ़ा हो चुका है, सांद्र हो चुका है। अगर 1 मुट्ठी भर के और शक्कर डाल देंगे तो पानी और गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ी सी और डाल देंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पानी में हम शक्कर मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे पानी की जो तनुता यानी कि पतलापन, तनुता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और उसमें शक्कर मिला के हम घोलते जा रहे हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है, सांद्रता बढ़ती जा रही है यानी कि गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये है उसकी सांद्रता। तो ये हमारे इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि सांद्रता क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो किस पे निर्भर करती है। इसमें अभिक्रिया जब होती है तो 2 प्रकार की चीजें होती है। एक तो होता है अपने पास अभिकारक, ये आपको पता होगा, 11वीं में पढ़ा था होगा, और दूसरा होता है उत्पाद। उत्पाद कहें या क्रियाफल कहें, क्रियाफल भी कह सकते हैं इसको, क्रियाफल। अभिकारक या क्रियाकारक भी कहते हैं इसको, क्रियाकारक। शब्दों के सही मतलब समझ लोगे तो प्रश्न का उत्तर याद करने में दिक्कतें नहीं आएगी। क्या क्या कह सकते हैं इसको, अभिकारक कहें या फिर उत्पाद कहें या फिर क्रियाकारक कहें या फिर क्रियाफल कहें। तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, हम देखें इसको। अभिकारक, जैसे आपने देखा होगा कि हम गेहूं या मक्का पिसाने के लिए ले जाते हैं चक्की पे, तो क्या होता है कि गेहूं को डालेंगे हम, चक्की का जो पोर्शन रहता है ऊपर का उसमें डालेंगे, चक्की चलेगी, जैसे चक्की चलना शुरू होगी गेहूं या मक्का जो भी है वो पिसाता जाएगा और आटा मिलता जाएगा। तो हम इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के रूप में याद रख सकते हैं कि जो गेहूं है वो क्या हो जाएगा, अपना अभिकारक हो जाएगा, और जो आटा है वो क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्लियर बात है इतनी। हमेशा के लिए याद रख लेना कि अभिकारक यानी कि गेहूं, उत्पाद यानी कि आटा। अभिक्रिया जहां पे हो रही है वो है चक्की। ये केमिस्ट्री का वास्तविक एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये एग्जाम्पल याद है तो आप किसी भी अभिक्रिया को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि इसमें क्या अभिकारक है और क्या उत्पाद है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। होता क्या है, जैसे जैसे चक्की चलती जाती है वैसे वैसे गेहूं कम होते जाते हैं और आटा बढ़ता जाता है। क्लियर बात है इतनी। क्या होता है, गेहूं कम हो रहे, गेहूं कम हो रहे यानी कि गेहूं क्या है, गेहूं थे अपने पास अभिकारक, और आटा, ये जो आटा है, आटा क्या है, उत्पाद है। तो आटा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता है या फिर समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है और अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है। इतनी बात क्लियर है। अभिकारक की सांद्रता में कमी आती, अभिकारक मतलब गेहूं कम होते हैं, उत्पाद मतलब आटा बढ़ता है, यानी कि आटे की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है, और गेहूं की सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है। क्लियर बात है। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है या उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब बात करें हम इसकी परिभाषा की, अभिक्रिया की दर की परिभाषा। अगर इतनी बात समझ में आ गई, गेहूं और आटा क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, आपको परिभाषा लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगी। इकाई समय अंतराल में कितने में बात करेंगे हम, इकाई यानी कि 1 सेकेंड में। इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि,
उसको अभिक्रिया की दर कहते हैं। परिभाषा समझ में आएगी। क्या बोला? इकाई समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। बस दोनों में से एक कोई सी भी बात बोल सकते हैं, इसीलिए हमने या लगाया है। इकाई समय अंतराल में अभिक्रिया की सांद्रता में कमी, इसमें क्या होती है? कमी होती है, और इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए मैंने ये चिन्ह ऊपर बनाया, इसका चिन्ह नीचे बनाया। ठीक है, तो ये परिभाषा रहेगी इसकी। क्या पॉइंट डालेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले तो, रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? ये हो जाएगा अपना प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, लिखेंगे केवल उतना ही जितना मैं बोलूंगा, बाकी सब सुनेंगे। मैंने जैसे अभी बोला प्रश्न लिखने का, क्या प्रश्न लिखने का बोला? रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। अब इसके उत्तर में पॉइंट डालेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को, इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। यह परिभाषा हो जाएगी। एक बार फिर से बोल देता हूं, इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। इकाई समय अंतराल में क्या होता है? क्या होता है? या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, और जब हम चक्की की बात करें तो वहां पे दोनों में परिवर्तन होता है। क्लियर बात है? ये इतनी परिभाषा हो जाएगी। इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये इतनी परिभाषा। उसके आगे अभी मैं जो लिखूंगा वो लिखेंगे आप, सूत्र रूप में इसको याद रखेंगे परिभाषा को। तो कैसे याद रखेंगे? आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। इसकी परिभाषा लिखी हुई है और इसका सूत्र लिखा हुआ है। तो इसका सूत्र क्या होगा? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया दर, अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा? अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल, ये इसका सूत्र है। काय का सूत्र है? अभिक्रिया दर का सूत्र। परिभाषा क्या लिखी हमने? इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। उसके बाद में उसका सूत्र, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अभिक्रिया की परिभाषा लिख ली हमने, उसके बाद में ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जगह छोड़ देना। उसके बाद में आगे बोल रहा हूं वो लिखेंगे। चलिए लिखें।
अगली लाइन में, इसके बाद अगली लाइन में लिखें समय के साथ समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। इतना लिख लिया। पैराग्राफ चेंज करेंगे। माना कि क्रियाकारक कैपिटल, क्या लिखेंगे, माना कि कैपिटल ए क्रियाकारक, माना कि कैपिटल ए क्रियाकारक तथा कैपिटल बी क्रियाफल है। माना कि कैपिटल ए क्रियाकारक तथा कैपिटल बी क्रियाफल है। लिख लिया। अगली लाइन में हमने क्या माना, ए क्रियाकारक माना और बी क्या माना, क्रियाफल माना। ठीक है, इतनी बात। तो अगली लाइन में ये भी लिख लो ताकि आपको याद रहे ये क्रियाकारक है, क्रियाकारक क्रियाफल। ए क्रियाकारक बी क्रियाफल। ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया की दर इसकी अलग रहेगी और इधर वाले की अभिक्रिया की दर अलग रहेगी। हमने परिभाषा में लिखा ना अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या लिखा है, या तो इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। तो इतना हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ए के लिए, ए से बी, ये था। ए के लिए अभिक्रिया की दर बराबर, ए के लिए अभिक्रिया की दर बराबर क्या बनेगा, ए यानी कि क्या है, अभिकारक, ए यानी कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल। क्या सूत्र बनेगा, ए के लिए अभिक्रिया की दर बराबर ए की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल, या फिर यूं कहें अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल। इसी प्रकार से बी के लिए अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा बी, और बी क्या है, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समयांतराल। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ये इतना लिख लिया होगा, ए के लिए अभिक्रिया की दर बराबर ए की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल। अगली लाइन में बी के लिए अभिक्रिया की दर, ये मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया, मतलब इसके जैसे ही लिखना आपको।
बी की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। बी की सांद्रता में वृद्धि यानी कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। इस तरह से लिखेंगे हम। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने पास। कितना हो जाएगा इसका उत्तर? कितना? प्रश्न क्या था अपने पास? रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? उसका उत्तर यहां तक हो जाएगा। अगर प्रश्न में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, इसका मात्रक लिखें, तो मात्रक के लिए फिर मैं आगे बात करता हूं इसके मात्रक की। इतना क्लियर है? इतना उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगली लाइन में डालेंगे मात्रक। मात्रक किसका मात्रक लिख रहे हैं हम? अभिक्रिया की दर का मात्रक। अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? सांद्रता बटे समय अंतराल। सांद्रता बटे समय अंतराल यानी कि अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसलिए हम उसको सांद्रता में परिवर्तन यानी कि सांद्रता तो कभी बढ़ भी सकती घट भी सकती, इसलिए हमने केवल क्या लिखा? सांद्रता बटे समय अंतराल। अब आगे सांद्रता बराबर होता है, सूत्र होता है मोल बटे आयतन। ये इसका सूत्र होता है। और बटे में समय अंतराल पहले से ही है, समय अंतराल इसके सामने लिख लेना। चूंकि सांद्रता बराबर क्या होता है? सूत्र इसका मोल बटे आयतन। मोल बटे आयतन ये सूत्र होता है, इसलिए सांद्रता के स्थान पे हमने लिख लिया मोल बटे आयतन, ये बटे। ठीक है। अब इसका मात्रक लिखें दर बराबर मोल तो मोल है इसका मात्रक। आयतन का मात्रक होता है लीटर और बटे में क्या है? समय। तो समय का मात्रक होता है सेकंड। ये लिखा हमने सेकंड। इतना स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। मोल का मोल, आयतन का मात्रक लीटर और समय का मात्रक सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर आगे थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। फिर इसी के आगे अगली लाइन दर बराबर। इसको मैं पूरे को मिला के लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा मोल। ये भी बटे में है और ये भी बटे में, दोनों की दोनों इसके बटे में है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख देता हूं, उसके बाद में अगली लाइन में लिख दूंगा मोल बटे लीटर गुणित सेकंड। लीटर गुणित सेकंड। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। फिर बाद में दर, तो हम क्या लिख रहे हैं? अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो यहाँ मात्रक कर लेना। मात्रक सब जगह मात्रक कर लेना। और दर भी रखोगे तो कहीं आखिरी लाइन में हम मात्रक कर लेंगे। और अगर आपने लिख दिया उधर दर तो उसको काट के लिखना जरूरी नहीं है, आखिरी लाइन में हम मात्रक बना लेंगे। ठीक है। और अगर आपको काट के लिखना हो तो मात्रक लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? मोल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से आएगा लीटर और इसकी घात में -1। और इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे सेकंड और इसकी घात में कितनी हो जाएगी? -1।
ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते। ये है अभिक्रिया की दर का मात्रक। अतः अभिक्रिया की दर का मात्रक बराबर, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये जो लाइन है आखिरी वाले, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आता है अभिक्रिया की दर का मात्रक। क्या है अभिक्रिया की दर का मात्रक? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो ये अभिक्रिया की दर का टॉपिक आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे, अच्छे से इसको लिख के याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा। जब मैं परिभाषा बोलता हूं तो मेरे साथ साथ में लिख सकते हो, लेकिन बीच में जैसे मैं कुछ सूत्र लिख देता हूं या फिर लिख के बोल देता हूं स्क्रीनशॉट ले लो, तो जितनी जगह में ये जो सूत्र वगैरह लिख के फिर स्क्रीनशॉट लेने का बोलता हूं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मेरे साथ में लिख सकते हो, लेकिन अगर स्पीड कम है तो स्क्रीनशॉट लेके उतनी ही जगह छोड़ लें जितने में कि हमने जो स्क्रीनशॉट ली है, उसके बाद में उसको वहां पे जमा लें। क्लियर बात इतनी? तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और बाकी जिनका पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे लिंक को खोलकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, सारे वीडियो देख सकते हैं हमारे। तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।